एक था रवि और एक थी रिया। बात लास्ट ईयर की है, जब दोनों नए नए पास होकर के 9th क्लास में गए थे। पर 9th क्लास के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो रवि को तो पता थे, पर रिया इन सबसे अनजान थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रवि तो 90% मार्क्स के साथ पास हो गया, पर रिया फेल हो गई। यदि आप नहीं चाहते कि आप भी रिया की तरह फेल हो जाएं या आपके मार्क्स कम आए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अमन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एमवीएस फाउंडेशन के चैनल पर। सबसे पहले तो यार आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 8th क्लास एग्जाम बड़े ही सही ढंग से दिए और अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं। तो 8th to 9th के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं, वरना पता है ना रिया फेल हो गई थी, तो आपको वो सारी गलतियां नहीं करनी है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक पॉइंट भी स्किप हुआ तो वो भारी ना पड़ जाए। तो सबसे पहला चेंज जो आता है वो आपका नंबर का चेंज नहीं है। नंबर का चेंज इन दिस सेंस कि सिर्फ आप 8th से 9th में नहीं चले गए हो, आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। चेंज इन द सेंस कि पहले आपका सिलेबस बहुत छोटा था, क्योंकि अब आप 9th में आ चुके हो, एक बड़ी क्लास है, आपका सिलेबस भी अब बड़ा हो चुका है। तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अंदर क्या क्या नए नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है जो कि 8th क्लास तक नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी में देखिए सेकंड पॉइंट है टफनेस। ऑब्वियसली आप 8th से 9th में आए हैं, तो आपके क्लास के सिलेबस का टफनेस तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपका जो पेपर आता है उसका टफनेस लेवल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन करनी है किसके लिए? बोर्ड्स के लिए। तो आपका स्कूल भी यही चाहता है कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। कभी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए पहले छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है और उनको जीतना पड़ता है। तो सेम वे में 9th क्लास एक छोटी लड़ाई है 10th क्लास की बड़ी लड़ाई के लिए, है ना। और 9th क्लास एक ऐसी क्लास है जहां आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे। डिस्ट्रैक्शंस केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप में नहीं, आपको बहुत सारे अदर डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे। जैसे आप 9th में आए हैं तो आपको बहुत सारे दोस्त बनेंगे, नए नए आप फ्रेंड्स ग्रुप बनाएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो हमें इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को भी लिमिटेड रखना है ताकि हमारी पढ़ाई उससे अफेक्ट ना हो। ये आपका जो फेज है, आप एक चाइल्डहुड से अब एक बड़ी क्लास के बच्चे यानी एक आप एक जिम्मेदार बच्चे बनने जा रहे हैं। तो आपका 8th से 9th में जो है एक ट्रांजिशन फेज है। सबसे पहले तो यार आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अफ्रेड हैं यानी डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं या एक्साइटेड है? अफ्रेड है कि यार 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए, पता नहीं कैसे क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। कंफ्यूज्ड है कि यार कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज्ड है। या आप एक टॉपर की तरह एक्साइटेड हैं कि नई क्लास में आए हैं, नई चीज़ें सीखेंगे, नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप पहली कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी यदि आप डरे हुए हैं या आप कंफ्यूज हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो नीड टू फियर, द एमबीएस फाउंडेशन इज हियर। क्योंकि आने वाली 10 मार्च को आप सभी को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है हमारी एमबीएस फाउंडेशन टीम की ओर से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा, ताकि जो 10th मार्च को हम लाइव आकर के जो सरप्राइज देने वाले हैं उसके बारे में आप सभी को पता हो। और एक और चीज़, इस इंफॉर्मेशन को आपको अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब बात आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना है। तो इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर इस पूरी स्लाइड्स को बांटा हुआ है। तो आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए होगी तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपना सिलेबस जानना है। मैंने यहाँ 2 फोटो यूज कर रखी हैं। पहला फोटो लिखा हुआ है सिलेबस एंड दूसरा फोटो है वॉरियर्स का, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपका वेपन है और वॉरियर कौन है? आप लोग, है ना। तो एक वॉरियर के पास अगर उसका वेपन नहीं होगा तो क्या वो युद्ध जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। सेम वे में आपको अगर आपका सिलेबस पता ही नहीं होगा तो आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना सिलेबस पता हो। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लगा रखे हैं, ये आपके मैथ का सिलेबस है और ये आपके साइंस का सिलेबस है। आपके 9th क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके सिलेबस
का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हम उस पर आपका सारे सिलेबस का PDF हम अपलोड कर देंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, और यदि आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे तो आपको लिंक वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एक एक चीज़ कहाँ लिखी है, कौन से पेज पे लिखी है, और कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि आर NCERT बुक्स इनफ। तो अब आप 9th में आए होंगे तो आपको बहुत सारे दोस्तों के थ्रू पता लगा होगा, या सोशल मीडिया में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि यार अब तो ये आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, वो रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इसका अगर सीधा सिंपल जवाब देना पड़े तो यदि आप UPSC का भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहां पे भी NCERT का कोई तोड़ नहीं है। ये तो फिर भी 9th क्लास है, यानी इसका अगर सीधा सीधा जवाब है तो हाँ, NCERT इनफ है। बट एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो आपकी मैथ के अंदर है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। आउट ऑफ सिलेबस यानी जो आपके NCERT बुक्स के अंदर नहीं दिए हों। वो कहां से कवर होंगे? वो आपके कवर होंगे RD शर्मा में से। परंतु आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज के बारे में हमारा MVS फाउंडेशन 10 तारीख को बड़े ही विस्तार से पूरा प्लान आप सबके सामने लेके आने वाला है। तो उसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बट फिर भी यदि आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं तो मेरा आंसर सिर्फ यही रहेगा कि यस, NCERT बुक्स आर इनफ, एंड आपको उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि आपको क्लासेस रेगुलरली लेनी है। ऐसा नहीं हो कि लगे कि यार अभी तो सितंबर में एग्जाम है, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे। टाइम नहीं है, क्योंकि आप 9th में आ चुके हैं। 9th एक बड़ी क्लास है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि हम थोड़ा 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 करके अभी से कवर करते रहेंगे, तो जब हमारा फर्स्ट टाइम एग्जाम आएगा या जब हमारा सेकंड टर्म या फाइनल टर्म का एग्जाम होगा तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और हमने उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लिया होगा। तो भाई क्लासेस तो रेगुलरली लेनी पड़ेगी। तो आपको ये डिसीजन फटाफट बनाना पड़ेगा कि अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन ट्यूशंस वगैरह लेने हैं। यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। तो यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशंस वगैरह को लेनी है तो आपको उनका शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूं कि सेल्फ स्टडी खराब है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है। नहीं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं। यदि आपको हमारे टीचर्स या किसी और भी टीचर्स की अगर जरूरत लग रही है तो आपको बेशक ऑनलाइन क्लासेस की ओर जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा फोर्थ पॉइंट है कि आपको नोट्स और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। 8th क्लास तक तो जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बुक्स बहुत छोटी छोटी होती थी। अब क्या हुआ है कि बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप देखेंगे कि आपके सोशल साइंस के अंदर ही 4 बुक्स हैं, है ना। सेम वे में भी जो आपकी साइंस है वो सिर्फ नॉर्मल साइंस नहीं रही है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो इतनी सारी बुक्स हैं, उनको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करने जाओगे तो एक बहुत ही बड़ा बर्डन बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने के बाद उसमें से नोट्स बना लेने हैं। और यदि आप नोट्स बना लेंगे, मान लीजिए कोई बुक 200 पेज की है ना, कोशिश करनी है आपको इसको कम से कम पेजेस में, यदि हो सके तो 50-60 पेजेस में ही आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। जैसे ही आपने इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए, फिर आपको इसी नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे मुश्किल से 10 से 12 पेज में। अब आप खुद ही बताइए कि जब आपका लास्ट टर्म का एग्जाम चल रहा होगा, पूरी बुक को रिवाइज करने से अच्छा 10-12 पेज को रिवाइज करना है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको सेल्फ स्टडी करनी है। और यदि कोई कोचिंग्स वगैरह ले रहा है तो वहां तो आपको नोट्स वगैरह मिल ही जाएंगे, और यदि हो सके तो उनसे आप शॉर्ट नोट्स मांगिए, और बेटर यही रहेगा कि उन नोट्स को पढ़ के आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक बहुत ही फेमस कोट है, आप सभी ने ये सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जातते सिल पर पड़त निशान। ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है कि रिवीजन इज द की, है ना। पढ़ तो सब कोई लेता है, बट एक बहुत ही बोरिंग काम होता है जिसको कहते हैं रिवीजन। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही खुराफाती टाइप का है। जब हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग बोलता है कि अरे अरे ये सब तो पढ़ा हुआ है, मेरे को सब कुछ याद है, तो चिंता मत कर, एग्जाम में फोड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे, एकदम तहस नहस बता देंगे पेपर की। बट यदि आप बिना रिवाइज किए एग्जाम देने गए तो आपका वही दिमाग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बताएगा, बल्कि अलग अलग मीम चलाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में मीम सोचें तो आपको रिवीजन नहीं करना है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो रिवीजन इज मस्ट, है ना। रिवीजन के 3 तरीके हैं, आप इन 3 तरीकों के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। पहला है एक्टिव रिकॉल। इन सब के बारे में भी एक विस्तार से वीडियो हम बना देंगे, बट क्योंकि एक
कंपाइल्ड वीडियो है, एक छोटी वीडियो है जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, तो इसलिए हमको मोटा मोटा समझाते चलेंगे। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल आपको बचपन में याद होगा, बुक बंद करके हम सोचते थे कि अच्छा इसमें ये था, इसमें वो पॉइंट था, उससे रिलेटेड वो पॉइंट था, वो पॉइंट था। सेम वे में एक्टिव रिकॉल वही है ना। हमें पहले नाम नहीं पता था, अब उसको एक नाम दे दिया गया है एक्टिव रिकॉल का, है ना। आपको एक्टिव रिकॉल करना है। दूसरा है माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स। अब बोलेंगे यार माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स क्या है, अभी दिखा देते हैं। ये है आपका माइंड मैप्स, ये है आपका फ्लैश कार्ड्स। माइंड मैप्स आपको बनाना आना चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड देन अगेन मैं यही बोलूंगा कि यदि आप एमवीएस फाउंडेशन पे है तो आपको इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि हम अब वो सरप्राइज है बता देंगे, बट माइंड मैप्स कैसे बनाना है उससे रिलेटेड भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दी जाएगी। माइंड मैप्स क्या होता है, मान लो आपको एक टॉपिक उठाओगे, जैसे आप अपने उठा लिया ग्लोबल वार्मिंग का, है ना, तो आप इसी के अंदर उसके कॉजेस क्या थे, उसके इफेक्ट क्या होंगे, है ना, रिजल्ट क्या होगा, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, देन उससे रिलेटेड ही बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो। जैसा कि मैं साइड हट जाता हूँ, आप एक बार देख लो, ये है ना एक मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक ही जगह एक ही पेज में कंपाइल करके दी हुई हैं। ये आपके रिवीजन को बहुत ही ज्यादा हैंडी और आसान बना देगा। अगला है फ्लैश कार्ड्स। आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे पेपर्स आते हैं, ये बहुत ही हैंडी है आपके रिवीजन के लिए। मान लो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा पेज है, आपने उस पूरे पेज को पढ़ा एंड उसमें से एक आध कोई डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट लगी, बाकी आपको ऐसी लगे कुछ खास नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस स्टिकी नोट को उस पेज के ऊपर चिपका दोगे एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगी बस वही लिख दोगे। इससे क्या होगा, आपको पूरा पेज दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड आप एक ही बार में वो सारी चीजें रिवाइज कर जाओगे। अगला हमारा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन स्लैश वीमेन परफेक्ट, है ना। खाली आदमी क्यों परफेक्ट बने, औरत भी तो परफेक्ट बन सकती है ना। तो हमें प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस यानी बहुत सारी प्रैक्टिस। हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमें थ्योरी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में खाली एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसके लिए जरूरी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, जो कि आपको टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए। ये आप खुद से कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आपके स्कूल वगैरह में जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसके थ्रू भी आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में 3 एडवाइसेस जो एक बड़े भाई के नाते मैं आप सभी को देना चाहता हूं। सबसे पहला, बी कंसिस्टेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्ट, है ना। हमें परफेक्ट की ओर नहीं भागना है ना। यदि हम एवरेज बच्चे हैं, हमारे 50% 60% मार्क्स आते हैं, है ना, तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपके 50% मार्क्स आए या 60% मार्क्स आए, है ना। मैं वही बोलूंगा, अनटिल अनलेस आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। हो सकता है जिस दिन आपने एग्जाम दिया वो दिन आपके लिए अच्छा ना हो सकता है उस टाइम आपकी सिचुएशन कुछ हो रही हो, तो हमें मार्क्स पे नहीं फोकस करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना। छोटे 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 स्टेप हमें डेली लेने पड़ेंगे, ताकि इवेंचुअली हम एक बहुत बड़ा रास्ता पार कर सकें, है ना। इसी से रिलेटेड मेरी जो दूसरी एडवाइस है वो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल, है ना। अब हम 9th क्लास में हैं तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे हमें दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना होगा, है ना, हमें मूवी देखने जाना होगा, मतलब बेसिकली हमें पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो भगवान बुद्धा ने बोला कि हमको मिडिल पाथ फॉलो करना है, मध्य मार्ग, है ना। तो यहाँ पर भी हमें हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है कि यार इस काम को ना कल कर लेंगे, कल आ जाएगा, अरे यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो उसको नहीं करना है ना। कल को परसों, परसों को तरसों नहीं, कल का आज, आज का अब, है ना। जो काम जिस दिन के लिए असाइंड है उस काम को उसी दिन ही करके निपटो, ताकि आपके लिए वो चीज़ बर्डन ना बने। एंड देन थर्ड चीज़, सोशल मीडिया। आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो, यूट्यूब पे, पर सोशल मीडिया एक बेन और बून दोनों की तरह है। आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें, यह आप पे निर्भर करता है। तो मेरी एडवाइस आप सभी को यही रहेगी, हो सके जितना कम से कम हो सके सोशल मीडिया का यूज़ उतना कम करना है। और यदि यूज़ करना भी है, जो आपके एजुकेशन में, जो आपकी लर्निंग में हेल्प करे, उन सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना है। अदरवाइज आपको उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना है जो आपके टाइम को खराब कर रही हैं, जो आपको प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली आप लोग कर ही दोगे, इतना भरोसा है। तो एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि 9th क्लास है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि 10th क्लास के अंदर हम उसको हवा में उड़ा सकें, है ना? तो इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।